हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की सीरीज में भारत की तटरेखा के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए आप लोगों को दोस्तों लास्ट तक देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं तटरेखा की। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये रेड में पूरा, ये जो आप लोग इधर पर देख रहे हैं ये पूरा रेड में देख रहे हैं, ये पूरा पूर्वी तट है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है? पश्चिमी तट है। दोस्तों भारत जो है तीन और समुद्र से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये आपको बंगाल की खाड़ी दिख रही है, ये अरब सागर और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की जो मुख्य भूमि है तटरेखा की 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय तट की जो मिला लिया जाए तो 7516 किलोमीटर की कुल तटरेखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसकी बात करूं, ये जो आपको पूरी ये वाली बात करूं अगर मुख्य भूमि, तो ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और दोस्तों यदि ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये सब पूरा तट वगैरह मिला लिया जाए तो ये 7516 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 7516 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद करते हैं कि कितने राज्य भारत के ऐसे हैं जो तटीय रेखा से मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे 9 राज्य हैं जो भारत के जो तटीय रेखा से मिलते हैं। अब सबसे कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं कि ऐसा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा की बात करें तो वो गोवा की है। गुजरात की तटरेखा है तो 12 से 14 किलोमीटर है और गोवा की बात करें जो आप लोग यहाँ पर गोवा देख रहे हैं इसकी बात करें तो 101 किलोमीटर है। कितनी है? 101 किलोमीटर तटीय रेखा है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। वो अंडमान निकोबार का जो तटरेखा है वो 1962 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है अगर केंद्र शासित राज्य की बात करें तब। अगर राज्य की बात करें तो वो गुजरात है जो 12 से 14 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है। आगे दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं मैदान तट की। तो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो पूर्वी घाट और पश्चिम तट पर श्रृंखला जो स्थित है ये पश्चिमी घाट। ये पूरा पूर्वी घाट है और ये पूरा पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं और पूर्वी घाट हमारा वो महेंद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये सह्याद्री पर्वत है पूरा, ये आपका पश्चिमी घाट, और जो पूर्वी घाट है ये पूरा कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और यही जो पठार है, यही जो ये आप दिख रहे हैं घाट, ये जो पठारों की ढान है इसी को घाट कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट और ये पूरा आपका पूरा पूर्वी घाट है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पश्चिमी, ये जो आप लोगों को ऐसे दिख रहा है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं ये दोनों ये जो मिल रहे हैं ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेट्टा है। कौन सी? दोदा बेट्टा। अगर दक्षिण भारत की मैंने आप लोगों को पर्वत पठारों पूरा वीडियो डिटेल से समझा दिया है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अनाईमुदी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर नीलगिरी की पूछे तो दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी में ऊटी नामक। ऊटी पूछ लिया जाए तो कहाँ पर ये आपका कहाँ पर है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में कि किस जगह से लेकर कहाँ तक को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों गुजरात से लेकर और दमन तक को कठियावाड़ तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कठियावाड़ तक। कहाँ से? गुजरात से लेकर दमन तक। और दमन से और गोवा तक कोंकण तट। क्या बोला जाता है? कोंकण तट। कौन सा? दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट बोला जाता है। और गोवा से लेकर कर्नाटक केरला तट बोला जाता है और कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट बोला जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु कन्याकुमारी की। तो कन्याकुमारी ये जो है कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये आपको पूछा लिया जाएगा कि पूर्वी तट को कौन से तट के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश से लेकर और पश्चिम बंगाल तक ये डेल्टा क्षेत्र है, इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जो डेल्टा क्षेत्र है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से लेकर और पश्चिम बंगाल तक। तो दोस्तों इसको याद कर लेना सही से, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कई बार ऐसे पश्चिम ये पूछ लिया जाता है कि गोवा से कर्नाटक तो कौन सा है? केंद्र तट है। और ये दमन से गोवा तक कोंकण तट है, मालाबार तट है। इस तरीके से पूरा पूछ लिया जाता है। और जो कन्याकुमारी है इसको कैप कोमोरोन के नाम से भी जानते हैं। अगर कैप कैमरोन भी आ जाए तो कैप कैमरोन से और
ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश का कौन सा तट है, तो ये तट है, तो वो कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। तो इसको आप लोग पूरा डिटेल से कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को मैंने ये करा दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान नदियाँ जो हैं, मैंने आप लोगों को जब ये पूरा पढ़ाया था पर्वत पठार और नदियाँ, तो उसमें पूरे डिटेल से पढ़ाया था कि जो पूर्वी पठार है ये डेल्टा क्षेत्र बनाता है, इनकी जो नदियाँ होती हैं डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं, और जो पश्चिमी पठार जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट है, इसकी जो नदियाँ होती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। मैंने एस्चुरी आपको और जोर्दनमुख जो है, जिसे जोर्दनमुख कहते हैं हिंदी में, उसको पूरा समझाया था दोस्तों। ऐसी 3 नदियाँ थी, कौन कौन सी, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुरी बनाती हैं आपके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के आसपास तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र पूछ लिया जाए तो ये क्या है, उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। अगर बात करें कहाँ की, तो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और जो पूर्वी तटीय मैदान की जो भूमि है ये कृषि योग्य भूमि है, इसलिए यहाँ पर अगर पूर्वी पश्चिमी की अपेक्षा पर पश्चिमी तट की अपेक्षा देखें तो पूर्वी तट पर जनसंख्या ज़्यादा बसी हुई है, ज़्यादा संख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये जानकारी आपको मिल जाती है कहाँ की, पूर्वी तट की और पश्चिमी तट के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कहाँ की, तो ये बात करते हैं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्षेत्र है जो भारत के, कहाँ तक भारत इसको यूज कर सकता है, समुद्र को। ठीक है दोस्तों, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम टेरेस्ट्रियल सी की। जो प्रादेशिक समुद्र सीमा होती है वो 12 समुद्री मील होती है। मतलब एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो दोस्तों जो भारत का टेरेस्ट्रियल सी है वो कितना है, टेरेस्ट्रियल सी जो है वो क्या है, भारत का 12 समुद्री मील है। क्या है, 12 समुद्री मील है। ठीक है, इसे ही क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सी की, जो समीपस्थ मंडल है। इसमें दोस्तों जो भारत है वो भारत का जो क्षेत्र है, इसमें दोस्तों भारत इसकी साफ सफाई कर सकता है, इसमें सीमा शुल्क ले सकता है, और इसमें उसके वित्तीय अधिकार है कि वो अपने क्या कर सकता है, अपने खनन वगैरह और अपने उद्योग वगैरह स्थापित यहाँ पर कर सकता है। तो कहाँ तक कर सकता है, 24 समुद्री मील तक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कितने, 24 समुद्री मील तक ये कर सकता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो 200 नॉटिकल मील तक है। कितनी, 200 समुद्री मील तक है। कौन सा, 200 समुद्री मील तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक परीक्षण अगर करना है तो वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह यहाँ पर कर सकता है, या किसी आइलैंड का निर्माण यहाँ पर कर सकता है। कहाँ तक, 200 समुद्री मील तक भारत यहाँ पर अपना अधिकार रखता है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये सारे इस चीज़ को बताते हैं कि भारत सरकार जो है, भारत है जो वो किस जगह तक अपना उपयोग कर सकती है, क्या क्या उपयोग यहाँ पर कर सकती है दोस्तों। तो 200 नॉटिकल मील है, समुद्री मील जो है, वहाँ तक भारत अपना ये जो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी में यहाँ तक यूज कर सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल जानकारी थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो समुद्री लेवल है ये क्यों लिया जाता है, कि भारत का जो बेस है कहाँ से लिया जाता है, सी लेवल है जो भारत का, वो हर एक देश का वो बना दिया जाता है कि कहाँ से इसकी लंबाई नापी जाएगी, क्योंकि हर जगह कहीं छोटा कहीं बड़ा हो जाता है। तो एक बेस माना जाता है कि किस जगह से इसको नापा जाए। तो ये दोस्तों चेन्नई तट है, कहाँ पर, चेन्नई तट पर ये बेस बनाया गया है जो समुद्री लेवल है, यहाँ से हम लोग सारी ऊंचाई, लंबाई, गहराई नापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए आज का वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों के लिए तटरेखा के बारे में पूरी डिटेल से करा दिया है। दोस्तों यदि आपको मेरा सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, इससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।